फाइनली दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे के सारे प्रश्न। इसके साथ में मैं आंसर भी लेके आया हूं। एक हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 विद आंसर्स के साथ में लेके आया हुआ हूँ। यदि हम पेपर की बात करें तो आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर का आपका नेम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो बिल्कुल 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। सभी प्रश्न उत्तर आपको देख लेना है लास्ट तक वीडियो में। इससे बाहर कुछ भी आपके पेपर में आने वाला नहीं है। उससे पहले वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको दिखा रहा हूँ। आपको इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके 2024 के एग्जाम के लिए हैं। देखिए, इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ हूँ। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप जाकर जब मेरा डिस्क्रिप्शन मेरा टच करोगे तो उसके नीचे वो भी आपको वीडियो दिख जाएगा। आप जाकर उसको भी वॉच कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको यह पता चलेगा कि आपका पेपर कैसा आता है, कितने खंडों में आपका पेपर विभक्त रहता है। सब कुछ उसी के माध्यम से आपको पता चलेगा। यहाँ से आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न उत्तर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके इकोनॉमिक्स के आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। आपके यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका मांग का नियम क्या होता है के हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट का क्वेश्चन है ये। यदि मांग के नियम की बात करें तो प्रोफेसर मार्शल के अनुसार हम देखेंगे किसी वस्तु की अधिक मात्रा में बिक्री करने के लिए उसके मूल्य में कमी होनी चाहिए ताकि उसे अधिक ग्राहक मिल सके। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। इनका कहना मतलब ये है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार कि मांग का नियम इन्होंने कहा है कि यानी किसी वस्तु को अधिक मात्रा में आप बेचने के लिए, आप इसको सेल करने के लिए आपको उसकी मूल्य में कमी करनी होगी। यानी उसके मूल्य में कमी कर दीजिए और वह मूल्य बिक जाएगी, अधिक मात्रा में ग्राहक उसके मिलेंगे। और दूसरे शब्दों में ये भी कहा है कि मूल्य के गिरने से उस वस्तु की मांग बढ़ती है और मूल्य किसी चीज़ की बढ़ाने से उस यानी उसकी डिमांड जो है वह घटती है। इतनी आपको लिख देना है। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व है आपको देखना है। हिसाब से इसके हम तत्व की बात करें तो जनसंख्या का आकार संरचना है, इसको बहुत इफेक्टिव करता है। इसके तत्व हैं प्रभावित करने वाले। आय का वितरण हो गया, वस्तु की कमी होगी, वस्तु की अपनी कीमत हो गई है, संबंधित वस्तुओं की कीमतें होगी, उपभोक्ता की आय होगी, कीमत परिवर्तन की संभावनाएं, उपभोक्ता की रुचियां एवं प्राथमिकताएं, व्यापार चक्र की अवस्था, बचत करने की प्रवृत्ति, ये सभी इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं, तत्व हैं। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। मांग का मैंने आपको नियम बता दिया है। मांग की लोच क्या होती है। मांग की लोच जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है मांग की आय लोच और एक होती है मांग की मूल्य लोच। मूल्य लोच और आय लोच, ये दोनों हम चर्चा करेंगे। और बाद में आपका मांग की लोच क्या होती है और मांग की नियम क्या होता है, दोनों के बीच में अंतर भी पूछता है, उसका मैं प्रश्न आगे बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए। यदि हम मांग की लोच की बात करें तो यानी यदि कीमत तथा अन्य कारक तत्व सामान्य है तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के की माप ही मांग की आय लोच कहलाती है। यहाँ तक आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। वाटसन ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई इसी में कि मांग की आय लोच से अभिप्राय आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात से है। ठीक है, आपको देख लेना है। वीडियो को रोक कर भी एक बार। मांग की मूल्य लोच क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से देखेंगे किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है, उसकी डिमांड में जो परिवर्तन होता है, उसको मांग की मूल्य सापेक्षता या मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, इतना आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। प्रतिनिधि फर्म से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में देख लेना। वैसे प्रश्न पूछा नहीं जाता है, चलिए इसको छोड़े दे रहे हैं। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके पेपर का नाम ही है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये प्रश्न बिल्कुल आपका बनता है, इसके बारे में बिल्कुल देखेंगे। यदि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम अर्थशास्त्र का समग्र अध्ययन न करके अर्थव्यवस्था की विशिष्ट इकाइयों, आर्थिक इकाइयों अथवा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत एक उद्योग, एक वस्तु, एक फर्म, उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है।
यहाँ तक आपको उसकी डिफिनेशन लिख देना है। प्रोफेसर चैम्बरलिन ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा इसका संबंध अंतः व्यक्तित्व साधनों से होता है। ठीक है, इतना आपको देख लेना है। कि आर्थिक प्रणाली क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। आर्थिक प्रणाली जो आपकी होती है, इकोनॉमिक्स जो आपका सिस्टम होता है, जो पद्धति आपकी जो होती है, किसी अर्थव्यवस्था की विभिन्न यानी संस्थाओं, किसी भी आपकी अर्थव्यवस्था हो कोई भी, उसकी जो विभिन्न संस्थाएं होती हैं, जैसे नियम उसके हो गए, प्रतिमान उसके होंगे, कि जब इन दोनों का जो इन सभी का जो समूह होता है, समूह को आर्थिक प्रणाली कहते हैं। इनका जो समूह होता है एक हिसाब से देखा जाए, यही आपका आर्थिक प्रणाली यानी आर्थिक समूह आपका प्रणाली कहलाता है। आपको देख लेना एक बार। यदि सरल शब्दों में बात करें इसकी आर्थिक प्रणाली की, तो जिन आर्थिक संस्थाओं के अंतर्गत मानव की उपभोग, उत्पादन, वितरण एवं राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, तो उसे आर्थिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न और बढ़ेंगे। तटस्थता वक्र क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए। तटस्थ वक्र जो होता है वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात वह तटस्थता रहता है। और यही कारण है कि तटस्थता वक्रों को सम संतुष्ट वक्र भी कहा जाता है। ठीक है, देख लेना एक बार। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से दिखा रहा हूँ कि 2024 के एग्जाम में, साथ में आंसर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट का, आप चाहे जो भी अपना सब्जेक्ट ले रखे हो, मैं ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ और मॉडल पेपर भी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। BA फर्स्ट सेमेस्टर वाली प्ले लिस्ट में आप जाकर वॉच कर लीजिए। चैनल में आपको प्ले लिस्ट में आपको चले जाना, वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ऑल सब्जेक्ट का मैंने मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो, क्वेश्चन आंसर का वीडियो सभी मैंने प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। उपभोक्ता की बचत क्या होती है हिसाब से देखा जाए, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। उपभोक्ता की बचत की हम बात करें तो देखिए, उपभोक्ता की बचत जो होती है किसी वस्तु से जो प्राप्त होती, यानी कोई चीज़ आपने उसको खरीदा, ठीक है, उपभोक्ता बचत आप सरल शब्दों में सुन लीजिए। कोई चीज़ आपने खरीदा और उसको आपने उससे ज़्यादा रुपए में बेच दिया, तो उससे जो प्राप्त आपका हुआ है, उपभोक्ता की जो बचत हुई है, वही आपकी बचत कहलाती है। सरल शब्दों में हम बात करें तो यदि इसकी उपभोक्ता की बचत है, इसमें देखें तो किसी वस्तु से प्राप्त उपभोक्ता की बचत उस वस्तु के प्रयोग से प्राप्त उपभोक्ता तथा उस यानी उसको प्राप्त करने के लिए त्याग की जाने वाली उपभोक्ता के अंतर के बराबर होती है। प्रोफेसर मार्शल ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने पर तत्पर होता है तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है, उसका अंतर ही अतिरिक्त संतुष्टि की आर्थिक माप है और इसको उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार आपको डिफिनेशन इसकी तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उत्पादन से क्या समझते हैं, एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उत्पादन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ये उत्पादन का तात्पर्य समान रूप से किसी वस्तु के निर्माण से होता है। जैसा कि उत्पादन शब्द ही ऐसा है, किसी चीज़ का निर्माण करना है, कोई चीज़ उत्पादन करना, चाहे वो खेती में हो, चाहे वो किसी अन्य चीज़ का हो, उत्पादन करना। यानी उत्पादन का तात्पर्य समान रूप से किसी वस्तु के निर्माण से होता है। किसी अर्थशास्त्र की दृष्टि से उत्पादन का अर्थ किसी स्वरूप के बदलते हुए वस्तु की उपयोगिता सर्जन करने से होता है। इस अर्थ को कुछ अर्थशास्त्री सही नहीं मानते हैं और इन अर्थशास्त्रियों का मत है कि वह क्रिया जो किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि कर दे लेकिन उसका विनिमय मूल्य न हो, उत्पादन क्रिया नहीं होती है। और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के उत्पादन की निम्नलिखित परिभाषाएं हैं, जैसे कि प्रोफेसर मार्शल ने इसकी परिभाषा दी हुई है कि व्यक्ति भौतिक पदार्थ का निर्माण नहीं कर सकता है। मानसिक और भौतिक क्षेत्र में भले ही वह नए विचारों को जन्म दे सकता है, परंतु जब भौतिक पदार्थों के निर्माण की बात आती है तो वह केवल उपयोगिता सर्जन करता है। इतनी आपको डिफिनेशन देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उपयोगिता आपको उत्पादन का। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है, ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस हिसाब से देखा जाए, उत्पादन फलन से जो तात्पर्य होता है, उत्पादन के सिद्धांत का जो प्रथम उत्पादन फलन जो होता है,
ये उत्पादन का जो सिद्धांत होता है इसका प्रथम स्तंभ है, या भी कह सकते हैं प्रथम स्तंभ उत्पादन फलन है। प्रोफेसर फर्गुसन के अनुसार उत्पादन के सिद्धांत का अर्थ है कि एक उत्पादन निश्चित उत्पादन तकनीक के आधार पर उत्पादन की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए विभिन्न उत्पादों का आपको किस प्रकार कुशलतापूर्वक संयोग करता है। ये आपको यहाँ तक आपको देख लेना, इसकी डिफिनेशन यहाँ तक आपकी हो जाएगी। आप चाहे तो वीडियो को रोक कर भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। यदि हम उत्पादन फलन की यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो एक उत्पादन फलन एक दिए गए समय के लिए यानी उत्पत्ति के साधनों एवं उसके द्वारा उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को बताता है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो एकाधिकार की परिभाषा देखेंगे। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। एकाधिकार क्या होता है, यहाँ से बहुत सारी आपको डिफिनेशन दी हुई, 3 डिफिनेशन दी हुई, जो आपको अच्छी लगी आपको वीडियो को रोक के भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, एकाधिकार की हम बात करें तो प्रोफेसर लॉर्डन के अनुसार की हम डिफिनेशन देखेंगे कि एकाधिकार का पर्याय उस विक्रेता से होता है जिसकी वस्तु का मांग वक्र यानी बेलोचदार होता है। यहाँ से टिफिन के अनुसार ने इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि एकाधिकार बाजार की ऐसी स्थिति होती है जिसमें फर्म अन्य फर्मों से उत्पादन तथा मूल्य परिवर्तन से स्वतंत्र होती है। इस तरह से आपको इसकी डिफिनेशन आपको देख लेना है। एकाधिकार की बहुत सारी डिफिनेशन दी हुई है। फर्गुसन ने भी इसकी डिफिनेशन दी है। फर्गुसन के अनुसार इसकी डिफिनेशन देखें तो एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें एक बाजार में केवल एक ही उत्पादन होती है, एक ही बाजार में केवल एक ही उत्पादक होती है, उसके कोई प्रत्यक्ष प्रतियोगी नहीं होते हैं। जो आपको डिफिनेशन अच्छी लगे वीडियो को रोक के तैयार कर लेना है। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है? प्रतियोगिता क्या होती है? अपूर्ण प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता, ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है और अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। देखेंगे पहले अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। यदि हम प्रतियोगिता की हम बात करें तो एकाधिकृत प्रतियोगिता वह बाजार स्थित है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से यानी विक्रेता पाए जाते हैं और परंतु केवल विक्रेता की वस्तु उपभोक्ता के मस्तिष्क में दूसरे विक्रेताओं की वस्तु से अलग होती है। ठीक है, आपको देख लेना एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से नीचे और भी आपको डिफिनेशन दी हुई है, आपको देख लेना एक बार वीडियो को रोक के। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो अब सीमांत उपयोगिता क्या होती है इसको हम देखेंगे। यहाँ से देखेंगे एक वस्तु की किसी मात्रा की सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में उस वृद्धि को बताती है जो कि उपयोग में वस्तु की एक इकाई की वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। ठीक है, आपको देख लेना एक हिसाब से देखा जाए तो, या फिर यहाँ से भी देख सकते हैं यानी सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त संतुष्टि को बताती है जो कि उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से उपभोक्ता को प्राप्त होती है। यहाँ तक आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। ऊपर से बस थोड़ी सी आपको शॉर्ट में तैयार कर लेना है, बात को आपको बनाकर लिख देना है, छोड़ना नहीं। पर जब पूछा जाएगा सम सीमांत उपयोगिता नियम से क्या समझते हैं, सम सीमांत आ गया है, इसके बारे में आपको देख लेना एक बार। वैसे तो प्रश्न पूछा नहीं जाता है, एक बार पढ़ लेना है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। बाजार मूल्य क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बाजार मूल्य क्या होता है? बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य है जो कि किसी समय विशेष में बाजार में प्रचलित होता है, यानी बाजार मूल्य को अति अल्पकालीन मूल्य भी कहते हैं। बाजार को अल्पकालीन मूल्य भी कहते हैं क्योंकि इसका संबंध अति अल्पकाल से रहता है, क्योंकि मूल्य न केवल दिन प्रतिदिन बदलता है वरन एक दिन में कई बार बदलते रहते हैं। देखिए बाजार का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि बाजार का जो मूल्य होता है हिसाब से देखा जाए दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। कभी क्या रेट रहता है, कोई गेहूं का रेट ले लो, किसी चीज़ का ले लो, गेहूं धान का, उसी तरह इसका जो बाजार का यही मूल्य, इसका जो एक हिसाब से देखा जाए मूल्य स्थिर नहीं रहता है, रोज दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। ठीक है, यहाँ से प्रोफेसर स्टिगलर ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है। चलिएगा इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे। किसी वस्तु यानी किसी वस्तु का बाजार मूल्य उसी समय की अवधि के अंतर्गत वस्तु का वह मूल्य है जिससे वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है।
ठीक है, आपको देख लेना है। मांग के घटने बढ़ने से बाजार का मूल्य घटता बढ़ता रहता है और इस प्रकार बाजार मूल्य निर्धारक के मांग का प्रभाव सक्रिय, पूर्ण तथा प्रभाव निष्क्रिय होता है और प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं में बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सदैव सामान्य मूल्य की ओर जाने की होती है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अल्पकालीन बाजार और दीर्घकालीन बाजार क्या होता है? शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होता है? पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी अल्पकालीन बाजार क्या होता है। देखिए, यदि हम अल्पकालीन बाजार की बात करें तो अल्पकालीन बाजार वह बाजार है जिसमें वस्तु की पूर्ति को केवल वर्तमान साधनों की सहायता से एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें इतना समय नहीं होता है कि उत्पादक अपने स्थिर यंत्र का प्लांट को बदल सके और इस काल की पूर्ति को वर्तमान यंत्रों की क्षमता कैपेसिटी तक बढ़ाया जा सकता है। और यहाँ देखेंगे और बढ़ाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस काल में उत्पादन स्थिर होता है। आपका जो शॉर्ट आपका जो मार्केट होता है, आपका जो अल्पकालीन बाजार होता है, इसमें जो उत्पादन होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, बल्कि उत्पादन क्षमता स्थिर होती है। देखिए, इसमें जो है इस काल में उत्पादन स्थिर नहीं रहता, उत्पादन जो होता है ये स्थिर नहीं रहता है, बल्कि उत्पादन जो क्षमता, इसकी जो कैपेसिटी होती है ये आपकी स्थिर रहती है। इतनी आपको देख लेना है। फिर आपको दीर्घकालीन बाजार क्या होता है इसके बारे में देख लेंगे एक बार। लॉन्ग पीरियड आपका मार्केट क्या होता है? दीर्घकालीन बाजार वह बाजार है जिसमें इतना लंबा समय होता है कि पूर्ति को न केवल वर्तमान यंत्रों तथा साधनों बल्कि नए यंत्र और साधनों की सहायता से पूर्ण रूप से बढ़ाया जा सकता है। इसमें बढ़ाया जा सकता है, एक हिसाब से देखा जाए बाजार को, ठीक है, उसमें यंत्रों की सहायता से किसी चीज़ को उसमें बढ़ाया नहीं जा सकता है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। सूक्ष्म माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? ये प्रश्न मैंने आपको आगे दिखा चुका हूँ, चलेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। साम्य से आप क्या समझते हैं? इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं, साम्य से आप क्या समझते हैं? इसकी डिफिनेशन देखेंगे। साम्य जो है, साम्य शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों यानी एक्विस प्लस लेवरा से मिलकर बना है। एक्विस शब्द का अर्थ होता है समान और लेवरा के शब्द का अर्थ होता है साम्य, समान साम्य। इस प्रकार संतुलित शब्द का अर्थ हुआ है समान साम्य, यानी समान रूप से साम्य का अर्थ विश्राम की स्थिति है, यानी सामान्य यानी साम्य की स्थिति उस दशा को कहते हैं, ठीक है, जब किसी वस्तु पर काम करने वाली विरोधी शक्तियां इस प्रकार एक दूसरे के साथ संतुलित हो जाती है और उस वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह से आपको देख लेना है एक बार वीडियो को रोक कर भी, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कीमत प्रभाव किसे कहते हैं? कीमत प्रभाव क्या होता है? कीमत इफेक्ट क्या होता है? डिमांड इफेक्ट क्या होता है? इसके बारे में देखेंगे। ये कीमत प्रभाव जो होता है, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर जबकि दूसरी वस्तु की कीमत और आय स्थिर रहते हैं, उपभोक्ता की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे ही कीमत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को रोक रख भी आप तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, आभास लगान क्या होता है? इसके बारे में हम देखेंगे। अब आभास लगान की हम बात करें तो यहाँ से देखेंगे, वह आय जो मशीनों तथा मनुष्यों के द्वारा निर्मित उत्पादन के दूसरे औजारों से उपलब्ध होती है, आभास लगान कहलाती है। आभास लगान यह होता है उनके पास खुद का देखा जाए तो, यानी मशीनों और मनुष्यों द्वारा निर्मित उत्पादन के दूसरे औजार से उपलब्ध होती है, तो आभास लगान कहलाता है। ठीक है, इतना आपको देख लेना है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। आभास लगान जो है रिकार्डो ने इसका दिया था, इसको लगान का ये परिभाषा है, आपको यहाँ से देख लेना है कि सब देखा जाए। महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार यहाँ से पढ़ लेना है। ये रिकार्डो का आभास लगान पूछा जाता है प्रश्न, आपको विस्तृत में आपको रोक के आपको एक बार पढ़ लेना है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, गणनात्मक दृष्टिकोण से क्या आशय है? आपका गणनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? गणनात्मक दृष्टिकोण जो होता है ये संख्याएं, मान लो जैसे 1 2 3 4 5 आदि से संबंधित है, इन संख्याओं का निश्चित परिणाम होता है, इसलिए इसकी तुलना की जाती है। अतः गणनावाचक दृष्टिकोण के अनुसार उपयोगिता को दृष्टिवाचक संख्या यानी संख्याएं प्रदान की जा सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ, पूंजीवाद से क्या आशय है?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल तैयार ही करना आपको। यदि हम पूंजीवाद की हम बात करें तो जो पूंजीवाद जो आपका होता है इसकी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी यहाँ से डिफिनेशन आपको दी हुई है। देखिए पूंजीवाद है यदि हम बेरहम के शब्दों में यदि हम इसकी बात करें तो राज्य द्वारा कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए यानी लगभग स्वतंत्र है, और समाज की आर्थिक इकाइयों का निर्धारण विभिन्न प्रकार से व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, और प्रत्येक उत्पत्ति के साधन का स्वामी इतना अपनी इच्छा अनुसार साधनों का उपयोग करता है और अपनी आय को इच्छानुसार व्यय कर सकता है। आपको देख लेना एक प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पूंजीवाद। लुक्स और हुड्स ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, यहाँ से लिखी हुई डिफिनेशन। पूंजीवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति पाई जाती है और मनुष्यकृत और प्राकृतिक पूंजी का उपयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी अब जो पूंजीवाद होता आदमी स्वतंत्र रहता है कि यानी रुपए को खर्च करने में, व्यय करने में, कमाने में। ठीक है, लुक्स ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, मैंने आपको दिखा दिया है, आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कीमत विभेद क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कीमत विभेद जो आपका होता है, अरे एकाधिकार के सम्मुख कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब वह अलग अलग क्रेताओं के एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल कर लेता है और विभिन्न क्रेताओं को एक ही वस्तु भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचने का कार्य कीमत विभेद कहलाता है। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर आपका अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कि अवसर लागत क्या होता है। अब अवसर लागत की हम बात करें तो अवसर लागत को यानी स्थानांतरण आय या हस्तांतरण मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें तो रॉबिन्स ने इसकी डिफिनेशन दी हुई है। रॉबिन्स के अनुसार इसकी डिफिनेशन हम देखेंगे, वह मूल्य जो कि साधन की एक दी हुई इकाइयों को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, स्थानांतरित आय कहलाती है। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है बस। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, श्रम बाजार से क्या आशय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, इसके बारे में आपको देख लेना है, एक हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न बन जाता है। श्रम बाजार का आशय जो है उपलब्ध श्रमिकों से लगाया जाता है, क्योंकि श्रम बाजार से आपको मीनिंग से ही आपको पता चल गया होगा। ऐसा बाजार जो श्रम द्वारा होता है, जो मेहनत द्वारा होता है, वही आपका श्रम बाजार आपका कहलाता है। ठीक है, जिसमें सभी श्रमिक जो होते हैं एक हिसाब से देखा जाए अधिक परिश्रम करते हैं। आपको एक बार इसकी डिफिनेशन आपको पढ़ लेना फिलहाल के लिए। ठीक है, वीडियो को रोक के अगले प्रश्न हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ कल्याणकारी अर्थशास्त्र की आपको व्याख्या आपको करना है, इसकी परिभाषा आपको देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये आपका जो दिया हुआ कल्याणकारी अर्थशास्त्र की हम परिभाषा की हम बात करें तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे आगे। यहाँ से पीगू के अनुसार इसकी हम डिफिनेशन देखेंगे। कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए, अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, और आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण से उस भाग से है जिसे मुद्रा से संबंधित किया जाता है। आपको ये डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। अगला इसमें आपका प्रोफेसर कैनन ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उन सामान्य चाणकों की व्याख्या करना है जिन पर मानव जात का भौतिक कल्याण निर्भर करता है। ठीक है, इसके आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है। मैंने आपको दिखा दिया है कल्याणकारी अर्थशास्त्र की परिभाषा। ठीक है, आपको पीगो के अनुसार इसकी डिफिनेशन आपको शॉर्ट में आपको तैयार कर लेना है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, मांग के नियम क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए, मांग के नियम तथा लोच के में अंतर क्या होता है। मांग के नियम और लोच का नियम और उसके बीच में मांग का नियम और लोच का नियम, इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, डिफरेंट, ये हम देखेंगे। जबकि मैंने मांग का नियम मैंने आपको आगे दिखा चुका हूँ, लाभ डिमांड यहाँ भी देखेंगे। देखिए, आपका प्रोफेसर मार्शल के अनुसार हम मांग का नियम पहले हम देखेंगे कि मांग का नियम क्या होता है। देखिए, मांग के नियम का समान कथन यह है कि वस्तुओं की अधिक मात्रा में बिक्री के लिए उसके मूल्यों में कमी होनी चाहिए। यानी मैंने पहले भी बताया है कि किसी वस्तु को अधिक मात्रा में बेचने के लिए, सेल करने के लिए उसकी जो आय जो होती है, उसकी जो प्राइस होती है जिसे कहते हैं मूल्य, उसकी मूल्य में कमी होनी चाहिए, तभी वह वस्तु ज़्यादा मात्रा में बिकेगी
यही इसका कथन है मार्शल के अनुसार। ठीक है, आपको देख लेना है। फिर मांग की लोच क्या होती है इसके बारे में देख लेना है, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ था कि मांग की लोच मैं आगे बताऊंगा। आप यहाँ से इसकी डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है कि मांग की लोच क्या होती है। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि मांग की लोच का बाजार से कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु की कीमत के एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर उसकी मांग के सापेक्ष रूप से अधिक या कम अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये आपकी मांग की लोच होगी। अब इस दोनों के बीच में अंतर क्या होता है ये भी देखेंगे हम। देखिए, इसके हम अंतर की बात करें तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, तो यहाँ अंतर हम देखेंगे। देखिए, मांग का नियम यह बताता है, देखिए मांग का नियम यह नहीं बताता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन होता है, क्योंकि मांग का नियम केवल यह गुणात्मक कथन है। दूसरे शब्दों में हम बात करें तो जो मांग का नियम है यह कीमत परिवर्तन के कारण केवल मांग के परिवर्तन की दिशा को बताता है। और मांग की लोच की हम बात करें तो मांग की लोच जो होती है अर्थशास्त्रियों द्वारा मांग के नियम का परिणाम यानी परिणात्मक कथन के रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रयास होता है। या फिर हम ऐसे कहें दूसरे शब्दों में कि मांग की लोच जो होती है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के सापेक्ष उसकी मांग में परिवर्तित हुई मात्रा को बताती है, जबकि अन्य बातें समान रहती है। इस प्रकार कीमत में के परिवर्तन के फलस्वरूप मांग के प्रतिक्रियात्मक को मांग की लोच कहा जाता है। ठीक है, वीडियो को रोक के एक बार आपको अध्ययन कर लेना है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। पूर्ति से आप क्या समझते हैं, जिसे सप्लाई कहते हैं। पूर्ति से आप क्या समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पूर्ति की हम डिफिनेशन समझेंगे। ये पूर्ति की हम बात करें, जिस प्रकार वस्तु की मांग का संबंध उपभोक्ता से है और उसी प्रकार वस्तु की पूर्ति उत्पादक से संबंधित होती है, क्योंकि उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है, जबकि एक विवेकशील उत्पादन उपलब्ध उत्पत्ति के साधनों के अनुकूलतम संयोग द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। अधिकतम लाभ तथा उत्पादन प्रदान करने के लिए उत्पत्ति के साधनों के संयोग को न्यूनतम लागत संयोग कहा जाता है और किसी वस्तु की पूर्ति उत्पादक द्वारा की जाती है। और यहाँ से इसकी डिफिनेशन देखेंगे। पूर्ति से आप क्या समझते हैं, आप यहाँ तक आपको डिफिनेशन यहाँ से तैयार करना है, यहाँ तक 2 अक्षरों केवल लाइन में आपको इसकी डिफिनेशन आपको तैयार करना है कि किसी समय विशेष में एक निश्चित कीमत पर वस्तु की जिस मात्रा को उत्पादन बाजार में बेचने को तैयार रहता है वह उसकी यानी सप्लाई यानी उसकी पूर्ति कहलाती है। ठीक है, इनका कहना मतलब ये हुआ है, कोई वस्तु आप कितने रुपए में आप मार्केट में बेचोगे उसका जो प्राइस होता है ना वही आपका सप्लाई यानी पूर्ति आपकी कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। उपयोगिता यूटिलिटी क्या होती है, उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है इसका, इसकी विशेषता भी देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो देखिए, उपयोगिता शब्द जो है किसी वस्तु या सेवा की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति को व्यक्त करता है, चाहे वह व्यर्थ या फिर हानिकारक या फिर घातक ही क्यों ना हो, परंतु यदि वह किसी आर्थिक अवस्था को संतुष्ट करती है तो उसकी उपयोगिता हो जाती है। जैसे आपका शराब या सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन जो लोग इस बात को मानते हैं वह इसका प्रयोग नहीं करते हैं और उसके लिए उन वस्तुओं में जो उपयोगिता नहीं है और जो अन्य लोग होते हैं जिन्हें इनकी यानी आवश्यकता होती है वह इनका उपयोग करते हैं, वही आपकी उपयोगिता कहलाती है कि हिसाब से देखा जाए। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वस्तुओं के उस गुण को उपयोगिता कहते हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। इतनी आपको डिफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रोफेसर जेवेंस ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि उपयोगिता से हमारा आशय किसी वस्तु से कि उस अमूर्त गुण से है जिसके द्वारा हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है। ठीक है, रॉबिन्स ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि उपयोगिता वस्तु का वह गुण है जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं या फिर जिसकी डिमांड रहती है। जाहिर सी बात है, आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। उपयोगिता वो होती है, मान लो कोई चीज़ आप किसी चीज़ की आपकी आदत है या फिर लत है तो उसकी उपयोगिता आपकी, जाहिर सी बात है कोई चीज़ का आप सेवन कर रहे हो तो कहते हो मुझे इसकी उपयोगिता है, जाहिर सी बात है वही आपको उपयोगिता कहलाती है। इसकी विशेषता भी देखेंगे उपयोगिता की। इसकी विशेषता जो होती है, उपयोगिता जो होती है सापेक्षिक होती है और दृष्टि कोण
को मापा जा सकता है। उपयोगिता का भौतिक रूप नहीं होता। उपयोगिता वस्तु की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता पर नैतिक मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सभी आपको देख लेना है, इसकी विशेषता भी। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम आपका वर्णन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। यदि हम परिवर्तनशील अनुपातों के यदि हम नियम की बात करें तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ उत्पत्ति के साधन स्थिर रहते हैं और तब कुछ परिवर्तनशील या परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन स्तर में परिवर्तन किया जा सकता है और इसे परिवर्तनशील अनुपात नियम कहते हैं। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है बस। ठीक है, अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है। फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दीर्घ काल में उत्पादन पैमानों को पूर्णतया परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना आपको देख लेना। उत्पादन ह्रास का नियम क्या होता है, इसी में हम यहाँ से देखेंगे। उत्पादन ह्रास को उत्पाद का एक ही नियम मानते हैं तथा इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, यही रहता है। ठीक है, इसके बारे में देख लेना, एक बार अध्ययन कर लेना है। भाई इतना ही आपको इसका डिफरेंशियल आपको तैयार कर लेना है कि परिवर्तनशील नियम होता क्या है, चलेगा। इसके जो नियम, उत्पादन के जो नियम होते हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेना है वीडियो को रोक के यहाँ से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। सम उत्पादन वक्र से आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो यदि हम सम उत्पादन वक्र की हम बात करें तो देखेंगे इसकी डिफिनेशन। सम उत्पादन वक्र मांग सिद्धांत के तटस्थता वक्र की भांति ही होती है। जिस प्रकार तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन यानी विभिन्न संयोगों को बताता है जिसमें उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार सम उत्पादन वक्र की उत्पत्ति के किन्हीं दो साधनों के उन यानी विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे उत्पादन की एक मात्रा प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि सम उत्पादन वक्र पर स्थित विभिन्न बिंदु जैसे साधन संयोग उत्पादन की समान मात्रा को दर्शाते हैं, जिसके कारण उत्पादक उसके चुनाव के प्रति उदासीन रहता है और इसीलिए सम उत्पादन वक्र को उत्पादन तटस्थता वक्र भी कहते हैं। आपको एक बार पढ़ लेना वीडियो को, आप आसानी से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। याद कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको पढ़ना है। उसके अंदर इसका मीन्स क्या होता है वो आसानी से लिख सकते हो। सम उत्पादन फलन की मान्यताएं क्या होती है? एक तो मान्यताएं भी पूछ लेता है, आपको यहाँ से लिख देना है। जैसे कि यह मान लिया जाता है कि किसी वस्तु के उत्पादन में केवल दो साधनों को प्रयुक्त किया जा सकता है। या फिर अगला इसकी मान्यता है कि उत्पादन की तकनीक दशाओं को दिया हुआ स्थिर मान लिया जाता है, या फिर उत्पादन के साधन की इकाइयाँ विभाजनीय मान ली जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। मिक्स अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अगले साल भी रिपीट हो चुका है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। इसको तो 100% आपको तैयार ही करना है। यदि मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ से आपको इसकी डिफिनेशन देखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें स्वतंत्र उपक्रम के साथ साथ अर्थव्यवस्था का निरोध नियंत्रित रखा जाता है। या फिर संकुचित अर्थों में इसकी बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें स्वतंत्र उपक्रम के साथ साथ राज्य द्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी किया जाता है। ठीक है, आपको देख लेना एक बार वीडियो को रोक के। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो डबल इकोनॉमिक्स क्या होती है? आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था देख लेना है, इसी में आपको देख लेना डबल इकोनॉमिक्स क्या होती है, जिसे कहते हैं दोहरी अर्थव्यवस्था। इसमें आपको दिया हुआ, जब पढ़ोगे तो आसानी से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। अगला प्रश्न, इसी में आपको इसकी विशेषताएं आपको देख लेना है, क्योंकि आपका पूछ लेता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की से क्या तात्पर्य है, इसकी विशेषताएं भी लिखिए। इसकी विशेषता देख लीजिए, दो विशेषताएं से देख लेना है। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद का सह अस्तित्व होता है और संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था निम्नलिखित 4 क्षेत्रों से विभाजित होती है। आपको अपने हिसाब से आपको विशेषता आपको लिख देना। जब इसके आप डिफिनेशन तैयार करोगे तो विशेषता आप आसानी से उसी में से आप निकाल के बिंदु आप लिख सकते हो।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। कि हिसाब से देखा जाए इट्स वेरी मोस्ट का क्वेश्चन है, बहुत से बार रिपीट भी हो चुका है प्रश्न। वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत साधनों के पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। यह सिद्धांत इस समस्या का समाधान आसानी से करता है कि साधनों का पारिश्रमिक किस प्रकार से निर्धारित किया जाए। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जेबी क्लर्क, बीरस्टीन, बालरस, श्रीमत जॉन रॉबिन्स तथा हुक इतने इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीमांत यानी उत्पादकता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि साधनों की कीमत का निर्धारण साधन की उत्पादकता से निर्धारित होती है, और यह उत्पादकता साधन की सीमांत उत्पादकता से तय होती है। एक बार पढ़ लेना है। इसकी मान्यताएं क्या होती है, इसकी मान्यताएं भी देख लेना है। ठीक है, दो इसकी मान्यताएं यहाँ से आपको देख लेना है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा पाई जाती है। क्रेता विक्रेता आपस में प्रतियोगिता के आधार पर साधनों का क्रय विक्रय करते हैं, परंतु वे आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको छोड़ना नहीं है, तैयार कर लेना है। वीडियो को रोक कर मैं नहीं पूरा वीडियो पढ़ूंगा, नहीं ज़्यादा लंबा वीडियो जाएगा, आपको वीडियो को रोक के आपको अध्ययन कर लेना है। सीमांत उत्पादकता का अर्थ यहाँ से चलेगा, वहाँ तक नहीं आपको डिफिनेशन तैयार होगी, आपको नहीं समझ में आई होगी, तो यहाँ से आपको इसकी सीमांत उत्पादकता का अर्थ आपको देख लेना है। अन्य साधनों को स्थिर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अन्य साधन को यानी अन्य जो आपके साधन होते हैं, अन्य साधन को स्थिर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के रूप में प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उस साधन की सीमांत उत्पादकता कहलाती है। प्रोफेसर हिग्स ने भी इसके डिफिनेशन दी हुई है, आप चाहे तो ये भी आप तैयार कर सकते हैं कि सीमांत उत्पादकता जो किसी उत्पादन को संतुलित की यानी दशा में मिलने वाली वास्तविक पुरस्कार की माप है। वह वृद्धि है जो किसी फर्म की उत्पत्ति में किसी उत्पादन की पूर्ति की एक इकाई बढ़ने से संभव होती है, जबकि फर्म का संगठन उत्पादन के नए स्तर के साथ समायोजित हो गया हो, परंतु फर्म के शेष संगठन में जिसमें कीमतों की समान प्रणाली भी सम्मिलित हो और कोई परिवर्तन ना हुआ हो, यही आपका सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, आपको देख लेना, फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। गिफिन का विरोधाभास क्या होता है, गिफिन का विरोधाभास देख लेंगे, दो लाइन में इसकी डिफिनेशन देखेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र केवल वह स्थिति को ही मांग के नियम का वास्तविक अपवाद मानते हैं। गिफिन के अनुसार यहाँ से देखेंगे, कुछ निम्न कोड की वस्तुओं का मूल्य गिरने पर उसकी मांग प्रायः बढ़ती है वरन कम हो जाती है। इसे गिफिन के नाम से गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। ठीक है, आपको देख लेना है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। ये गिफिन का इनका जो विरोधाभास जो है, मैंने वहाँ से आपको बोला हुआ था कि जो मैंने आपको मांग का जो मैंने आपको नियम बताया था कि किसी वस्तु की आय में अगर हम उसकी कमी कर दें तो उसकी वृद्धि हो जाएगी, उसकी प्राइस यदि हम कम कर दें तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने गिफिन ने कहा है कि यानी वस्तुओं का मूल्य गिरने पर उसकी मांग प्रायः बढ़ती नहीं है, प्रायः कम हो जाती है। इनका कहना तो का मतलब ये है, इसीलिए इन्हें गिफिन के नाम से इनका विरोधाभास इन्हें कहा गया है। ठीक है, गिफिन का विरोधाभास का वर्णन करना है, आपको लिख देना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता आपको देखना है। पहले पूर्ण प्रतियोगिता होती क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता की हम बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ है किसी वस्तु के क्रेता विक्रेताओं के बीच तथा विक्रेताओं तथा क्रेताओं के बीच प्रतियोगिता का होना, और इस प्रतियोगिता के कारण ही इस प्रकार के बाजार में किसी वस्तु की कीमत सही जगह समान होती है। ठीक है, इतनी इसकी होगी पूर्ण प्रतियोगिता की डिफिनेशन। अब इसकी विशेषता देखेंगे, नीचे इसकी विशेषता भी देखेंगे। श्रीमत जॉन रॉबिन्स ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो होती है तब तय होती है जब प्रत्येक उत्पादन की उपज के लिए
मांग पूर्णतया लोचदार होती है, और जिसका अर्थ है कि क्रेता यानी विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, और जिससे किसी एक क्रेता की यानी उपज उस वस्तु की कुल उपज का एक बहुत ही थोड़ा भाग होती है, तथा सभी क्रेता प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की यानी दृष्टि के समान होती है, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। प्रोफेसर यहाँ से क्रेप्स ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है। हम यहाँ से विशेषताएं देखेंगे। आपको डिफिनेशन तैयार हो गई होगी। इसकी विशेषताओं की यदि बात करें तो क्रेताओं विक्रेताओं के अत्यधिक संख्या क्या होना। अब जाहिर सी बात, अधिकतर से बाजार जब भी लगता है उसमें क्रेता विक्रेता अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं, सभी इसकी विशेषताएं हैं। एक रूप वस्तु यानी एक ही वस्तु में, जैसे वहाँ वस्तु इतने रुपए में है तो दूसरा वाला भी व्यक्ति उतने ही रुपए में वस्तु वह बेचता है। और फार्मों को प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी जो आदमी है एक दुकान को छोड़कर उससे नहीं पसंद आया वस्तु तो दूसरे दुकान पर जाकर वस्तु ले सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ इसकी विशेषता भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अल्पाधिकार क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अल्पाधिकार क्या होता है, इसकी विशेषता देखेंगे। पहले अल्पाधिकार होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। देखिए, अल्पाधिकार की जब बात करें तो अल्पाधिकार की स्थिति अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मानी जाती है, क्योंकि अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के कुछ ही विक्रेता होते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता की यानी भली भांति बहुत अधिक संख्या में उत्पादन और विक्रेता तो नहीं पाए जाते हैं, किंतु फिर भी उनकी संख्या दो या दो से अधिक होती है। या फिर यहाँ से मेयर्स ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है कि अल्पाधिकार बाजार की उस अवस्था को कहते हैं जहाँ विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता द्वारा की गई पूर्ति का बाजार में प्रचलित कीमत या पर समुचित प्रभाव पड़ता है, तथा प्रत्येक विक्रेता अपनी इस सामर्थ्य को जानता है। बहुत सारी ऐसे डिफिनेशन दी भी हुई है, अब जो आपको अच्छी लगे आपको तैयार कर लेना है। अल्पाधिकार की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब थोड़ी सी यानी फर्में एक समान वस्तु बाजार में एक हिसाब से देखा जाए तो अल्पाधिकार वह दशा होती है जहां कुछ ही जो होते हैं विक्रेता, थोड़ी बाजार में जाके थोड़े ही विक्रेता होते हैं बेचने वाले, यही आपका अल्पाधिकार बेचते हैं वस्तुओं का, वही आपका अल्पाधिकार कहलाता है। ठीक है, इसकी विशेषता देख लेना है। कुछ विक्रेता, मैंने पहला भी बोला हूँ, इसकी विशेषता होगी पारस्परिक निर्भरता और कीमत में नियंत्रण। जितनी कीमत बता देंगे उतनी ही कीमत आपसे ले लेंगे। ठीक है, ये सभी इसकी विशेषता है। लगभग संभावना अथवा वस्तु विज्ञापन और बिक्री को प्रोत्साहन, ये सभी इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पैरेटो की नवीन कल्याणवादी विचार की विस्तृत आपको व्याख्या करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पैरेटो की जो नवीन कल्याणवादी जो विचार है, एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ से देखेंगे, आपको वीडियो को रोक के यहाँ से एक बार आपको अध्ययन कर लेना है, एक बार पढ़ लेना है बस। यहाँ से इसको देखेंगे पैरेटो की कल्याणवादी कसौटियाँ। तो ये पैरेटो ने समाज कल्याण को अधिकतम करने के लिए वस्तुगत परीक्षण का पता लगाया और उसका जांच सिद्धांत या कसौटी अन्य कई नामों से जाना जाता है। पैरेटियम इष्टतम यानी पैरेटो का संपत्ति नियम है। पैरेटो की यानी इष्टतमता, जिसे अनुकूलतमता कहते हैं। पैरेटो का सामाजिक इष्टतम और यानी सामान्य इष्टतम आदि। इसके आपको डिफिनेशन एक बार आपको पढ़ लेना है। तो इसके हम डिफिनेशन की बात करें तो यहाँ आपको कहाँ से देखना है, यहाँ से देखना आपको, या हम परिभाषा दे सकते हैं कि अधिकतम संतुष्टि यानी कल्याण की स्थिति वह है जहाँ किसी भी प्रकार का थोड़ा परिवर्तन करना संभव हो, इसलिए कि सब व्यक्तियों की संतुष्टि जो स्थिर होती है उनको छोड़कर या तो सब बढ़ जाए या फिर सब घट जाए, इतनी आपको देख लेना है। इनका कसौटी का इनका यही उद्देश्य था। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर ही लेना है। कहने का मतलब यह होता है किसी वस्तु के भाव बढ़ ही जाए या फिर घट ही जाए, इनकी कसौटी का इनका नियम है। आपको पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या होता है। एक हिसाब से देखा जाए
प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो होता है, प्रिंसिपल जो होता है, ये कई बार प्रश्न का पूछा गया है, इसके बारे में बिल्कुल आपको देख लेना है। इस सिद्धांत को पूर्ण लाभ की अवधारणा पर विस्तार किया गया है। रिकार्डो ने यह तर्क दिया है कि व्यापार में आपसी यानी राष्ट्रीय लाभ है। भले ही एक देश अपनी यानी व्यापारिक समकक्ष से हर क्षेत्र में ज़्यादा अधिक प्रतिस्पर्धी है, और एक राष्ट्र को केवल उन यानी उद्यानों पर ध्यान देना चाहिए जहां उनका एक तुलनात्मक लाभ था। ठीक है, ये आपका इसका रिकार्डो का लागत सिद्धांत है, आपको देख लेना है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। पूरे यहाँ से प्रश्न आपको मैंने दिखा दिया है, सारे यहाँ से प्रश्न खत्म हो गए हैं, सभी आपको तैयार कर लेना। आप चाहे तो आपको पास सीरीज या नोट्स वगैरह हो तो आप इसको टिक भी लगा सकते हैं। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, लास्ट प्रश्न है, ये बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिखा दिया है, जिसके सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है आपके इस बार एग्जाम में। सभी आपको तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत कर सके। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।